गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। मैं आपका अध्यापक लोकेश शर्मा स्वागत करता हूं आपका यूट्यूब चैनल जिसका नाम है द सिविक्स रूम। वेलकम बैक वंस अगेन। और हम शुरुआत करेंगे समकालीन विश्व राजनीति कक्षा 12। कक्षा 11 लगातार चल रही हैं वीडियोस, शायद 18 वीडियो आ चुकी हैं। उसके बाद मैं इस तरफ उन्मुख हुआ हूँ कि कक्षा 12 को भी साथ में उन बच्चों को भी लाभ दिया जाए। और फिलहाल आज का समय है शायद 14 मई का समय है। और यहाँ से हम प्रयास तो ये रहता है कि 1 अप्रैल से ही सिलेबस चलने लगे, लेकिन बच्चे आने में थोड़ा समय लगता है क्लासेस में। तो स्कूल में भी लगभग इसी समय हम लोग भूमिका जो क्लासेस होती हैं, जो शुरुआत के 8-10 दिन तक मैं सिलेबस को अच्छे से समझाता हूँ, उसके बाद हम शुरुआत करते हैं। तो फिलहाल हम कक्षा 12 की पुस्तक पर हैं और कक्षा 12 में 2 पुस्तकें हैं। पहली पुस्तक का नाम है समकालीन विश्व राजनीति, ये है आपकी। और यहीं पर दूसरी पुस्तक है जिसका नाम है हम स्वतंत्र भारत में राजनीति बोल देते हैं इसको, स्वतंत्र भारत में राजनीति, आज़ादी के बाद। मैं हमेशा आपसे बोलता हूँ पढ़ाई के दौरान कि आप कनेक्शंस बनाएं, आप कड़ी जोड़ें, श्रृंखलाओं के माध्यम से पढ़ें। जब आप कक्षा 12 में देखेंगे तो एकदम से कुछ अलग चीज़ नहीं है कि कक्षा 11 अलग चीज़ थी, कक्षा 12 की पढ़ाई अलग चीज़ है। कक्षा 11 से इंटर रिलेटेड है 12, यही तो श्रृंखला है, कड़ी है। हमने कक्षा 11 में 2 किताबें पढ़ी थी। पहली किताब कौन सी थी? संविधान, ठीक। और दूसरी कौन सी थी? सिद्धांत, राजनीतिक सिद्धांत, राजनीतिक सिद्धांत। अभी तक इस चैनल पर इससे रिलेटेड अभी तक कोई वीडियो नहीं आई है, लेकिन समय समय एक ऐसी चीज़ है जो हमें परिपक्व भी बनाता है और हमें और जो पुरानी कड़वी यादें होती हैं उनको भुलाने में भी मदद करता है और अच्छे अनुभव भी ज़रूर दिलाता है। तो समय को पहचानो और उसके महत्व को समझो और थोड़ा धैर्य और संयम को बनाए रखो, सब कुछ मिलेगा चैनल पर। हमारे सर बोला करते थे कि धैर्य को धीमी आंच पर सेंको, रिजल्ट आपको मिलेंगे, परिणाम आपको मिलेंगे। अब 2 पुस्तकें हैं फिलहाल, ये समझ लो कि एक पुस्तक ये है और एक ये है। संविधान में हमने क्या पढ़ा कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बाद हमने संविधान लिखना प्रयास किया, संविधान लिखने का प्रयास किया और संविधान लेखन में हमने पूरे उस अनुभव को जोड़ा जो हमने 200 साल की गुलामी है या अन्य देशों के संविधान से अच्छी चीज़ें ली और हमारे भारत की नींव क्या है, हमारे भारत के बुनियादी सिद्धांत क्या है, वो सब कुछ संविधान में आ गए, ठीक। उसके बाद राजनीतिक सिद्धांत क्या है कि राजनीति में कौन से ऐसे नियम हैं, कौन से सिद्धांत हैं जो अगर आप चाहे देश की हो, चाहे विदेशों की हो या अन्य देशों की हो या पूरे विश्व की हो, उन सिद्धांतों के इर्द गिर्द ही राजनीति चलती है। जैसे स्वतंत्रता, समानता या धर्मनिरपेक्षता, राष्ट्रवाद, ये सारे सिद्धांत जो हैं, या न्याय, न्याय सबसे महत्वपूर्ण, हमारी प्रस्तावना में भी सारी चीज़ें ये दी हुई हैं। यह ही सिद्धांतों के इर्द गिर्द पूरा विश्व चल रहा है। समाजवाद क्या है, पूंजीवाद क्या है, ये सब चीज़ों के इर्द गिर्द चल रहा है। अगर हम यह जो किताब थी उसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तो कई एक एग्जाम्पल्स भी आए थे, एग्जाम्पल्स के माध्यम से हमने चीज़ें पढ़ी थी, समझी थी, इन सिद्धांतों पर चर्चा की थी। नहीं की है तो कोई नहीं, हम आगे चैनल पर करेंगे। यदि हमने ये बैकग्राउंड बना लिया संविधान का और सिद्धांत का, तब हमें ये जो समकालीन विश्व की राजनीति है जिसमें ये सिद्धांतों का इस्तेमाल होने वाला है, उसको समझने में मदद मिलेगी। हम जब इसके पहले ही चैप्टर को देखेंगे कि पूंजीवाद क्या है भाई, समाजवाद क्या है, अमेरिका में प्रणाली कौन सी है, सोवियत संघ में प्रणाली कौन सी है, तब हम ये जो बैकग्राउंड हमने इसकी तैयार की थी, इसके लिए समझ में आ रहा है? ये श्रृंखलाएं हैं, ये कड़ियां हैं जो आपस में जुड़कर पूरी चेन बनाती हैं। अब अगर आपने संविधान पढ़ा है कि देश में सैद्धांतिक चीज़ें क्या है, हालांकि हमने इस किताब में सिद्धांत के साथ साथ व्यवहार भी पढ़ा था, हो सकता है सिद्धांत और व्यवहार में अंतर हो। ऐसे में हमने जो संविधान कैसे
इम्प्लीमेंट हुआ है वह भी हमने देखा था, लेकिन वो जो संविधान इम्प्लीमेंट हुआ वो 1950 के बाद हुआ। तो 1950 के बाद से हमारा देश किस तरह चला, ठीक, संविधान में क्या लिखा है और क्या हुआ वो तो है ही है, लेकिन उस संविधान के आधार पर जो हमारा देश चला और उस देश की जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है, एक प्रकार से राजनीतिक इतिहास है स्वतंत्र होने के बाद का, वह कक्षा 12 में आपको मिलेगा। ये आपको कब समझ में आएगा? जब आपने संविधान अच्छे से पढ़ा होगा। समझ में आ रहा है? तो पॉलिटिकल हिस्ट्री आप कब समझ में आएगी? जब आप ये पढ़ लेंगे। दूसरी बात, जब आप ये पूरी पढ़ लेंगे तब आपको ये भी और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो कक्षा 11 और 12 आपस में अलग अलग नहीं है, ये सब रिलेटेड है। और जब आपने ये दोनों किताबें ये और दोनों किताबें ये पढ़ ली, तो उसके बाद आप डिग्री कॉलेज के स्तर पर चले जाइए, पोस्ट ग्रेजुएशन के स्तर पर चले जाइए, सिविल सेवा की तैयारी कर लीजिए, किसी और कंपटीशन की तैयारी कर लीजिए। तब ऐसे में आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, क्योंकि ये बेस है, ये फाउंडेशन है, ये नींव है, और नींव जितनी मजबूत होगी उतना शानदार। इसलिए बोल रहा हूँ कि इस बात पर मत जाइए कि मेरी वीडियोस की लेंथ बहुत बड़ी होती हैं, ठीक, बहुत लेंदी वीडियोस होती हैं, या आप ये बोलें कि नहीं सर बहुत बहुत डिटेल में जाके पढ़ाते हैं, बहुत टाइम टेकिंग है, एक एक टॉपिक पर दो दो तीन तीन वीडियोस हैं, वीडियोस की संख्या बहुत ज़्यादा हो रही है। क्यों? क्योंकि अभी तक मैंने संविधान के 2 चैप्टर पढ़ाए हैं, अभी तक केवल 2 चैप्टर, और संख्या वीडियोस की कितनी है? 18। और सोचो चैप्टर्स कितने हैं? शायद 9 या 10 चैप्टर हैं, तो क्या 90 वीडियोस होंगी? हो सकता है 40 वीडियोस में निपट जाए मामला, हो सकता है 50 में निपटे। मेरे लिए कोई मैटर नहीं करता ये। आप 1 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ लीजिए, आप 10 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ लीजिए, लेकिन एक बार जब ये सारी वीडियोस आप पढ़ लेंगे, एक बार आप देख लेंगे, इससे नोट्स तैयार कर लेंगे, किताब में आप मार्क कर लेंगे, उसके बाद फिर आपका कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं है, खासकर पॉलिटी में। ये मेरा आपसे वादा है, ठीक। और मैं पूरी तरीके से स्ट्रिक्ट रहूँगा एनसीईआरटी पर। एनसीईआरटी आपकी फाउंडेशंस हैं। एनसीईआरटी पढ़ने के लिए आपको एक सार्वभौमिक ज्ञान होना चाहिए, अन्य विषयों का भी। अगर आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं, यदि आप भूगोल पढ़ रहे हैं तो आपको इतिहास की जानकारी, इतिहास पढ़ रहे हैं तो आपको थोड़ी सी इकोनॉमी की ज़रूरत पड़ती है। तो एनसीईआरटी की पुस्तकें जो होती हैं आपस में रिलेटेड होती हैं। इसलिए बोलता हूँ कि सारे विषय आपस में आज के समय में जटिल अंतर्निर्भरता के हैं, ठीक, खासकर पॉलिटी तो है। खैर ये सब चीज़ें चलती रहेंगी। तो मैं आपको ये चीज़ बता चुका हूँ कि एक तो पुस्तक आपकी ये है और एक ये है। फिलहाल हम इससे शुरुआत करेंगे, विश्व से। अपने कक्षाओं में भी मैं इसी से स्टार्ट करता हूँ, और यहाँ यूट्यूब पर ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है इसमें मैं इसी से ही स्टार्ट करूँगा, ठीक। तो कुछ और थोड़ी सी भूमिका बनाते हैं, ठीक, उसके बाद हम चैप्टर पर पहुँचेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, और एक सबसे बेसिक बुनियादी चीज़ जो है वो आपके लिए नक्शा है, मैप है। आप विश्व की राजनीति को देखिए, आप विश्व की राजनीति को पढ़ने से पहले विश्व के नक्शे को एक बार अपने दिमागों में बिठा लिए। आप अपने अपने घरों में दीवारों पर ये विश्व के नक्शे टांग लीजिए, या किताब में आपको नक्शे मिलते हैं, क्योंकि बिना नक्शे के ना तो आप भूगोल पढ़ सकते हैं, बिना नक्शे के ना तो आप पॉलिटी पढ़ सकते हैं। इन दोनों विषयों के लिए आपके पास मैप तो होना ही चाहिए, और यही इसकी महत्ता पर, मैप की महत्ता पर पुस्तक भी आपको बताती है। कहती है कक्षा की दीवारों पर रोजाना नजर आने वाले नक्शे, कक्षाओं में आपके नक्शे होने चाहिए। अगर आपके टीचर्स बिना मैप के पढ़ा रहे हैं तो संभव ही नहीं है कि आपको कुछ चीज़ समझ में आए, ठीक है। कि जो नक्शे समझने की बात है वो इसमें बताई गई है कि नक्शे जो आपकी दीवारों पर चिपके होते हैं वो 2D में होते हैं, एक्स और वाई डायरेक्शन में होते हैं, लंबाई होती है, चौड़ाई होती है। लेकिन दुनिया कैसी है? गोल है। तो हालांकि गोल तो नक्शे हम नहीं बना सकते फिलहाल। तो जो प्रचलित जो है वो आयताकार मर्केटर विश्व मानचित्र है। इसी मानचित्र का इस्तेमाल किताब में किया गया है, ठीक है। और लिखा है विश्व का राजनीतिक नक्शा भी मर्केटर मानचित्र ही है, और इस नक्शे की रचना सन 1569 में जर्मनी में हुई थी। ये याद रखिए। देखिए एनसीईआरटी ये सोच के देखिए कितना, कैसी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आपको देती है और एक्यूरेट होती है। मर्केटर, ठीक है, मर्केटर मानचित्र है, 1569 में बना है। मर्केटर मानचित्र कौन सा है आपका भाई?
यही होगा। ठीक। और इसको रचने का मुख्य उद्देश्य था समुद्री यात्राओं में दिशा की ठीक ठाक जानकारी रखना, कि हम इस दिशा में जाएंगे तो कहाँ पहुंचेंगे। अब मान के चलिए ये है यूरोप, यूरोप से आप पश्चिम की ओर गए तो कहाँ जाएंगे, अमेरिका में। यूरोप से आप ये दक्षिण की तरफ आए तो आप जाएंगे साउथ अफ्रीका। और यहाँ से होते हुए जब आप ऊपर की तरफ गए तो आप मेडागास्कर, मेडागास्कर से होते हुए आप और ऊपर आए तो कहाँ आएंगे, भारत आएंगे। और यहाँ से ऐसे होते हुए, ये ऐसे होते हुए इधर आए तो ऑस्ट्रेलिया आ गए। इधर ऊपर गए तो ये चीन और जापान की तरफ चले गए। और यहाँ से इधर बढ़े तो आप दक्षिण अमेरिका में आ गए। ठीक। और यहीं से थोड़ा सा और इधर को गए तो कहाँ निकलेंगे, तो हम निकलेंगे यहाँ पर। ठीक। यहाँ से जब ऊपर चले गए तो अमेरिका और ये कनाडा और ये अलास्का के क्षेत्र में आ गए। और ये नीचे को अगर आए तो ये दक्षिण अमेरिका में आ गए। तो इन दिशाओं की जानकारी मिल सके। और ये ऊपर का जो क्षेत्र है ये तो ध्रुवों के आसपास का क्षेत्र है, ये ग्रीनलैंड पड़ता है आपका। ठीक। ये ऊपर का क्षेत्र है और ये नीचे अंटार्कटिका है। तो दिशा की जानकारी मिल सके। क्यों दिशा की जानकारी क्यों चाहिए, ताकि उपनिवेश बढ़ाना है। अब ये इतिहास का टॉपिक आ गया है, उपनिवेश क्या होता है बताएंगे आपको आगे आने वाले समय में। ठीक है। औपनिवेशिक या उपनिवेशवादी विस्तार का दौर था। हर जो विकसित या जो यूरोप के जो छोटे छोटे देश थे वो अफ्रीका, एशिया और अमेरिका के क्षेत्रों में जाके अपनी औपनिवेशिक सत्ता स्थापित करना चाहते थे, उनको गुलाम बना के उनके संसाधनों का इस्तेमाल करना चाहते थे। खैर, इस रूपांकन के साथ, मानचित्र में रूपांकन के साथ बड़ी हेरफेर भी की गई है। हम जैसे जैसे विषुवत रेखा से दूर जाते हैं इस मानचित्र में भू संहति के आपेक्षिक आकार में फेरबदल होता है। जैसे ग्रीनलैंड को ही ले लें, इसका आकार 8,40,000 वर्ग मील है, लेकिन इसे इतने बड़े आकार में चित्रित किया गया कि वह कमोबेश अफ्रीका के बराबर दिखाई देता है। तो ये है, इसका मतलब क्या बताता हूँ आपको। ये जो मानचित्र चौकोर बनाया गया है ये क्या होगा, ये पूरी तरीके से ये गोल होना चाहिए था ऐसे। ठीक है। अब गोल होना चाहिए था तो ये बिंदी पर मिलेगा आके, ये इस बिंदी पर मिलेगा। तो ये जो क्षेत्र है ऊपर का ये पास में आके एक बिंदी पर मिलेगा। तो ये जो ग्रीनलैंड बता रहे हैं इतना बड़ा ग्रीनलैंड दिखाई दे रहा है और सोच लग रहा है अफ्रीका के बराबर बराबर लग रहा है, नहीं ये छोटा सा है। लेकिन चूंकि हमने इस पॉइंट को स्ट्रेच कर दिया, हमने इस पॉइंट को बढ़ा दिया, तो इसमें क्या ग्रीनलैंड बड़ा हो गया। तो ये कुछ कमियां हैं, वो तो कमियां आएंगी ही। खैर, आगे हम देखते हैं। ये ठीक। तो इस किताब के आवरण पृष्ठ के पिछले हिस्से पर विश्व का एक और मानचित्र दिया हुआ है, तो उन्होंने उसको गोल तरीके से इसी टाइप से ही दिखाया हुआ है। ठीक है। खैर वो आगे की चीजें हैं, लेकिन हाँ मेन जो उद्देश्य है आपको ये चीजें बताने का कि आप मानचित्र जरूर देखें। आपको पता होना चाहिए अमेरिका कहाँ है, आपको पता होना चाहिए महाद्वीप क्या होते हैं, कौन कौन से महासागर हैं, क्योंकि इन सब का इस्तेमाल होने वाला है। हालांकि मैं धीरे धीरे आपको हर टॉपिक में एक मैप के माध्यम से ही समझाऊंगा, क्योंकि मेरे पास ऐसे संसाधन हैं। मैं क्लास में तो नहीं समझा पाता हूँ, स्मार्ट बोर्ड नहीं है मेरे पास, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता सकता हूँ। तो कक्षा 12 के लिए वही किताब का नाम समकालीन विश्व राजनीति है। हाँ, एक छोटी सी बात और आपसे करेंगे हम इसमें, क्या करेंगे कि यह जो किताब है यह पुराने मॉडल की है, पुराने समय की है थोड़ा सा, जब यह विषय, यह जो चैप्टर है और यह चैप्टर है, दोनों के दोनों थे। ठीक है। आज की जो नई सिलेबस है, नए किताबें हैं, उनमें चैप्टर की स्टार्ट होती है यहाँ से, ये गायब कर दिया गया है, यह गायब कर दिया गया है। ठीक है। उसके बाद ये आ जाएगा, उसके बाद ये आ जाएगा, उसके बाद ये आ जाएगा। ये दो चैप्टर ख़त्म कर दिए गए हैं। मेरे ख्याल से ये खराब काम किया गया है, ये नहीं ख़त्म करने चाहिए थे। आप एक सीढ़ी छोड़ के दूसरी सीढ़ी पे कदम रखेंगे तो रख ही नहीं सकते। मैं जब तक ये नहीं पढ़ा दूंगा आपको ये समझ में नहीं आएगा। जैसे अब उदाहरण मैं देता हूँ,
1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ और 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ। और 1945 के बाद से ही दो महाशक्तियों के बीच में टकराव का युग आ जाता है। कारण क्या है बताएंगे आगे चैप्टर में। एक महाशक्ति है यूएसए और दूसरी महाशक्ति है यूएसएसआर, सोवियत संघ, अमेरिका और सोवियत संघ। 1945 से लेके 1991 तक दोनों के बीच एक शीत युद्ध की स्थिति बनी रहती है, टकराव की स्थिति, लड़ाई नहीं है लेकिन हो सकती है, ये टकराव की स्थिति बनी रहती है। और 1991 में आके सोवियत संघ, ये यूएसएसआर है, ये विघटन हो जाता है, इसका विखंडन हो जाता है और अंततः यह जो शीत युद्ध है वो खत्म हो जाता है। और जो दुनिया दो ध्रुवों में बट चुकी थी, यूएसए और यूएसएसआर, पहली दुनिया और दूसरी दुनिया, यह जो दो ध्रुवीयता थी, दो ध्रुवों में बट चुकी थी, यह खत्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि यूएसएसआर खत्म हो चुका है, एक ध्रुव का विनाश हो गया, लड़ाई के दौरान एक गुट खत्म तो लड़ाई खत्म, एक ध्रुव खत्म तो वो खत्म। अब 1945 से लेके 51 के बीच की जो कहानी है, वह कहानी कहाँ मिलेगी आपको? इस चैप्टर में। और चैप्टर आपका शुरुआत कैसे होता है कि यह जो यूएसएसआर है इसका अंत हो गया, इसका अंत कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या कारण थे। अब जब आपको इसके बीच की फाइटिंग नहीं पता, लड़ाई नहीं पता, आपको वो तरीके नहीं पता कि इस लड़ाई की गंभीरता कितनी थी, तो आपको क्या समझ में आएगा? आप डायरेक्ट ये पढ़ रहे हैं दो ध्रुवीयता का अंत। ठीक, अब आगे की कहानी देखते हैं कि जब एक ध्रुव खत्म हो गया तो बचा कौन सा? अमेरिका, महाशक्ति। जस्ट अ सेकेंड, अमेरिका महाशक्ति, यही बचा। अब जब पूरे दुनिया में एक ही महाशक्ति बचेगा तो ये चुपचाप बैठे दादागिरी दिखाएगा, ऑब्वियसली दादागिरी दिखाएगा। तो यूएसए की दादागिरी, वर्चस्व, और ये क्या नौटंकी काटता है पूरे विश्व में, पूरे विश्व में जो चाहे वो करता है, किसी देश में हस्तक्षेप करना है, कहीं कुछ करना है, कभी कुछ करना है, ये करता रहेगा। ठीक, इससे परेशान होके इसकी दादागिरी को चैलेंज देने के लिए विश्व के छोटे छोटे जो देश होते हैं, वो देखो डायरेक्ट तो उसको चैलेंज नहीं दे सकते, तो ये लोग क्या करते हैं, अपने संगठन बना लेते हैं छोटे छोटे, इसको चैलेंज देने के लिए। संगठन कई देशों के बन जाते हैं, तो कई देश मिलके तो इसको तोड़ सकते हैं ना, इसको चैलेंज, चुनौती दे सकते हैं। एक कहानी वो तो सुनी होगी, लकड़ी गट्ठर वाली, कि एक लकड़ी टूट सकती है लेकिन गट्ठर नहीं टूट सकता। ठीक, तो ऐसे ही इन लोगों ने संगठन बनाए और किनको चैलेंज देने लगे? इनको। तो जो पावर है उसका विकल्प तैयार हुआ, किसके रूप में? इन संगठनों के रूप में। अब समझ में आया आपको? वर्चस्व को चुनौती देने के लिए, जब तक आपको ये पता ही नहीं होगा कि अमेरिका ने वर्चस्व स्थापित किया, अमेरिका ने पूरी दुनिया पे तानाशाही की, तब तक आपको ऐसे वैसे लगेगा कि इसकी तानाशाही को चैलेंज देने के लिए इन लोगों ने ग्रुप बनाए। तो जो तीसरा चैप्टर है वो क्या था? समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व, यही चैप्टर खत्म कर दिया। और डायरेक्ट क्या बोल रहे हैं कि इसको वैकल्पिक केंद्र आ गए, ये गुट आ गए। ठीक है, जिनमें यूरोपियन यूनियन हो गया, आसियान हो गया, ठीक है, आसियान हो गया, और कौन सा, चीन हो गया, चाइना हो गया, और सार्क है थोड़ा सा, जो दक्षिण एशिया वाला है, सार्क हो गया। ठीक है, जब तक आपको गुट नहीं पता होगा। अब भारत किस गुट का समर्थक रहा है, भारत जो किस गुट का हिस्सा रहा है, गुट का मतलब ये जो संघ बने वो किस, भारत किसका सदस्य रहा था? तो भारत रहा था दक्षिण एशिया का, क्योंकि भारत दक्षिण एशिया का देश है। तो दक्षिण एशिया का संगठन का नाम क्या था? दक्षेस। ठीक, तो समकालीन दक्षिण एशिया में आप भारत को पढ़ेंगे। ठीक, अब आपने समकालीन दक्षिण एशिया ही पढ़ लिया। अब आप पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय संगठन। क्लियर है? तो ये जो एक क्रम होता है, इस क्रम को तोड़ा गया है नई किताब में। ये भी चैप्टर नहीं है, ये भी चैप्टर नहीं है, मैं आपको दोनों चैप्टर पढ़ाऊंगा। आप क्वेश्चन मत तैयार करना, लेकिन आपकी समझ के लिए बहुत जरूरी है। क्लियर हो नहीं सारी चीजें? इसलिए मैं आपको पुरानी किताब पढ़ाऊंगा। उसके बाद फिर ये चैप्टर तो सभी वही पुराने वाले ही हैं, आज भी इस किताब में हैं। तो हम अगली जो वीडियो लेकर आएंगे वो शीत युद्ध के दौर के ऊपर लेकर आएंगे। शीत युद्ध, तो शीत युद्ध का दौर। अब इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? इंटरेस्टिंग बात
यह है कि शीत युद्ध किस किस के बीच हो रहा है, यूएसए और यूएसएसआर। इतिहास की पुस्तकों में आपको सामंतवाद, समाजवाद, पूंजीवाद, साम्यवाद, इन सब पर चर्चा हो चुकी होगी, इतना मैं मानता हूँ, ठीक। लेकिन ऐसा मैं अपेक्षा नहीं करूँगा आपसे कि आपने पढ़ लिया होगा, आप जानकारी रखते होंगे। कोई बात नहीं रखते होंगे। इन सब के बारे में आपको जानकारी दूंगा, खासकर यूएसए के पूंजीवाद पर, ठीक है, और यूएसएसआर के समाजवाद या साम्यवाद पर। इस पर मैं पढ़ूंगा, तब इस किताब में हम प्रवेश कर सकते हैं। जब तक हम इस छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट्स हैं, पूंजीवाद और समाजवाद या साम्यवाद, इनको नहीं समझ पाएंगे तो स्थितियां ऐसी ही रहेंगी। हम केवल ऊपर ऊपर से तो पढ़ लेंगे, लेकिन हमको अंदर की जानकारी नहीं मिल पाएगी, ठीक। और ये जो समाजवाद और साम्यवाद है, इसकी कहानी शुरू होती है 1917 से। पूंजीवाद की कहानी शुरू होती है औद्योगिक क्रांति से, 16वीं और 17वीं शताब्दी से। मैं स्टार्ट यहाँ से करूँगा आपको, मैं आपको बेसिक से पढ़ाऊँगा, आप परेशान नहीं होना। मैं डायरेक्ट भी पढ़ा सकता हूँ कि शीत युद्ध हो रहा है, दो देश हैं बीच में, लेकिन आपको पता ही चलेगा कि उस पूंजीवाद और समाजवाद के बीच की लड़ाई इतनी ताकतवर क्यों है कि दुनिया की किसी भी धर्म में जितने लोग धार्मिक संघर्ष के कारण नहीं मरे, जितना इस पूंजीवाद और समाजवाद की विचारधारा के संघर्ष के कारण मरे हैं। हत्याएं हुई हैं, जन नरसंहार हुए हैं, केवल इन दो के दम पर। इसमें एक तरफ एडम स्मिथ और दूसरी तरफ कार्ल मार्क्स, ठीक। तो ये जो चीज़ें हैं, ये आपको जब तक फाउंडेशन तैयार नहीं होगी, आपको समझ नहीं आएगी। तो फिलहाल मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अगली वीडियो के इंतज़ार में आप रहेंगे, और अगली वीडियो को आप ज़रूर देखेंगे जैसी चैनल पर आपकी आएगी, और इस चैप्टर को या इस किताब को पूरी तरीके से एक जिसे बोलते हैं ना कि विद्यार्थियों को अपने सिलेबस को या अपनी किताब को उस प्रकार पढ़ना चाहिए जैसे किसी धार्मिक ग्रंथ को पढ़ते हैं, ठीक। कि कम से कम हमारी एनसीईआरटी तो बायस्ड नहीं है, और हम इस किताब को पूरी तरीके से एक एक शब्द को, एक एक कॉमा, एक एक फुल स्टॉप पर, एक एक मैप पर, एक एक जो कार्टून्स दिए होते हैं उन पर चर्चा करेंगे। एक साल बहुत बड़ा समय होता है। ये जो छोटी छोटी पुस्तकें हैं जो 40-50 पेजेस की हैं, ये बहुत छोटी पुस्तकें हैं। एक साल में आपको इसे पढ़ने को दिया गया है, तो क्यों ना 2-2, 3-3, 4-4 घंटे ही दिन में दें और इनको पढ़ें आराम से। तो मैं प्रयास पूरा करूँगा, और उम्मीद करता हूँ आप भी अपनी तरफ से पूरा परिश्रम करेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जहां हम आपको पूंजीवाद और समाजवाद के बैकग्राउंड और उसकी वर्तमान स्थिति, और ये जो वैचारिक संघर्ष की उत्पत्ति कहाँ से होती है, यूएसए और यूएसआर कैसे इसमें इन्वॉल्व होते हैं, ये सब कुछ आपको बताएंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बने रहिए चैनल पर, और अपने दोस्तों से, अपने सहपाठियों से, अपने क्लास में इस चैनल को साझा कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।